हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम ललित है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी टेक लर्निंग विद ललित। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि मैं बहुत जल्दी एक्टिव डायरेक्टरी के इंट्रोडक्शन के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्टिव डायरेक्टरी का जो बेस है, जो जो बेसिक है, वो आपको मैं अंडरस्टैंड करवाऊँ। तो मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो का जो मेरा एजेंडा है वो यही है कि मैं एक्टिव डायरेक्टरी का इंट्रोडक्शन पार्ट इसके अंदर कवर करूँ। नेटवर्किंग मॉडल्स क्या होते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी का स्कीमा कैसा होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस कैसा होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी एजेंडा पॉइंट्स हैं मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर कोई परेशानी ना हो, आपको बहुत जल्दी वो वीडियो समझ में आ जाए। तो मूविंग ऑन टू व्हाट इज़ एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, एक ऐसी डायरेक्टरी सर्विस है जो 24 आवर्स एक्टिव रहती है। अगर मेरे पास इन्वायरमेंट में कोई यूज़र है, कोई कंप्यूटर है, अगर वो रिक्वेस्ट करता है, ऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट करता है, कुछ सर्विस को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट करता है, जो एक्टिव डायरेक्टरी है वो उसको रिस्पॉन्ड करेगी, उसको आंसर करेगी, उसकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करेगी। ये एक ऐसी सर्विस है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था अपने डोमेन नेटवर्क के लिए। और एक्टिव डायरेक्टरी की जो सर्विस है वो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग के सिस्टम के अंदर एज ए सेट ऑफ प्रोसेस एंड सर्विसेज की तरह काम करती है। एक्टिव डायरेक्टरी इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे जो मैं ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे यूजर ऑब्जेक्ट्स, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स, प्रिंटर ऑब्जेक्ट। सो इन एक्टिव डायरेक्टरी एवरीथिंग इज बीइंग ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। अगर मेरे पास एक यूजर अकाउंट है, मेरे पास एक कंप्यूटर अकाउंट है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, दैट वन यूजर अकाउंट इज एन वन ऑब्जेक्ट, अनदर कंप्यूटर अकाउंट इज एन सेकेंड ऑब्जेक्ट। सो एक्टिव डायरेक्टरी वी कैन से इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। सो मैं आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल व्यू के अंदर कवर करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारी इनबिल्ट क्लासेस बना रखी हैं। अगर मुझे यूज़र ऑब्जेक्ट बनाना है सो देयर इज़ ए यूज़र क्लास। अगर मुझे कंप्यूटर का ऑब्जेक्ट बनाना है तो देयर इज़ ए कंप्यूटर क्लास। और उस क्लास के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हुए हैं, जैसे उस यूज़र का फर्स्ट नेम क्या होगा, उस यूज़र का लास्ट नेम क्या होगा, यूज़र लॉगिन नेम क्या होगा, उस यूज़र का पासवर्ड क्या होगा। तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ऐसे बहुत सारी क्लासेस हैं, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा उस टाइप की एट्रीब्यूट्स और उस टाइप की एट्रीब्यूट्स की वैल्यू हम असाइन करेंगे। तो मैं आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बताता हूँ, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है और क्लासेस क्या होती हैं। सो लेट्स क्रिएट द यूज़र ऑब्जेक्ट। सो मैंने फर्स्ट नेम के अंदर ABC दिया। तो हेयर यू कैन सी फर्स्ट नेम में जैसे ही मैं वहाँ पे ABC देता हूँ, तो इंटरनली जो है देयर इज़ ए क्लास यूज़र। इंटरनली ये क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट है फर्स्ट नेम, वहाँ पे ये फर्स्ट नेम ABC जो है वो असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने लास्ट नेम ABC दिया, तो इंटरनली जो क्लास है मेरी क्लास यूज़र, बिकॉज दिस इज़ ए यूज़र ऑब्जेक्ट दैट वी आर क्रिएटिंग इट, दैट्स वाई इंटरनली अ यूज़र क्लास विल कॉल, राइट। सो मैंने यहाँ पे लास्ट नेम असाइन किया। लास्ट नेम असाइन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लास यूज़र है उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है लास्ट नेम के नाम से, तो वो इंटरनली असाइन हो जाएगा लास्ट नेम को ABC। फिर मैंने लॉगन नेम में ABC दिया। तो जैसे मैं लॉगन नेम में ABC देता हूँ तो इंटरनली जो है मेरा यूज़र लॉगन नेम के अंदर ABC असाइन हो जाएगा, राइट। मैंने नेक्स्ट किया, मैंने एक यूज़र का पासवर्ड दिया। मैंने नेक्स्ट किया और मेरा यूज़र क्रिएट हो गया। तो आपको यहाँ पे आपने देखा कि ये एक यूज़र टाइप का ऑब्जेक्ट है, और यूज़र टाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर देयर आर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। You can see here there are multiple attributes, so it means a user is a collection of multiple attributes, right? And active directory is a collection of multiple objects. Okay, so this is one object. This is one object. Here you can see another user object. Here you can see another user object. Here you can see another user object, but this time its type is global group. So this is a group object. So this is a user object. So object is a collection of attributes, and active directory is a collection of users, computers, printer accounts, any other kind of objects, right? So ऐसे ही सेम हमारे पास कंप्यूटर क्लास है। कंप्यूटर क्लास के अंदर सपोज मेरा एक एट्रीब्यूट है कंप्यूटर नेम के नाम से, कंप्यूटर की डिस्क्रिप्शन के नाम से, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मुझे यहाँ पे एक कंप्यूटर अकाउंट क्रिएट करना हो, तो मुझे यहाँ पे वही कंप्यूटर का नेम क्या होगा और ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि
these are the attributes that is being defined by Microsoft in computer class. So ये मेरी एक क्लास है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ऐसी बहुत सारी इनबिल्ट क्लासेस बना रखी हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वी आर क्रिएटिंग इन एक्टिव डायरेक्टरी, राइट? So here you can see there are 4 attributes that I have defined in this class, but these are not 4, there are multiple attributes which Microsoft has defined. मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा कि कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर डिफाइन किए हैं। और ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे कुछ मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स भी हैं और यहाँ पे कुछ ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स भी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स माइक्रोसॉफ्ट ने इस क्लास यूज़र के अंदर डिफाइन किए हैं वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू हमें यूज़र क्रिएशन के टाइम पे या कंप्यूटर क्रिएशन के टाइम पे देनी है। हो सकता है हमें लास्ट नेम की वैल्यू ना देनी पड़े, क्योंकि लास्ट नेम हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट ने उसको ऑप्शनल एट्रीब्यूट बनाया हो जिसकी वैल्यू मैंडेटरी नहीं है, राइट? तो मूविंग ऑन टू द इंट्रोडक्शन पार्ट, एक्टिव डायरेक्टरी इज अ डेटाबेस। जैसे हमारे पास अदर डेटाबेस होते हैं, एसक्यूएल का डेटाबेस है, जैसे हमारे पास ओरेकल का डेटाबेस है, तो वो डेटाबेस क्या करते हैं, वो डेटाबेस डेटा को स्टोर करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो एक्टिव डायरेक्टरी भी वैसा ही एक डायरेक्टरी सर्विस का डेटाबेस है जिसके अंदर हमारे सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टोर होते हैं, राइट? इट स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क रिसोर्सेज सच एज सर्वर्स, प्रिंटर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, राइट? जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जितने भी यूज़र अकाउंट्स होते हैं या कंप्यूटर अकाउंट होते हैं, एवरीथिंग विल बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट, राइट? इन विंडोज सर्वर 2003 एंड विंडोज सर्वर 2000 के अंदर इस डायरेक्टरी सर्विस को माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी के नाम से इंट्रोड्यूस किया था। और आफ्टर विंडोज सर्वर 2008 एंड 2008 R2 ऑनवर्ड्स इस डायरेक्टरी सर्विस का नाम जो है वो रीनेम कर दिया। फिर हम इसको बोलने लग गए एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, राइट? सो एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो यूजर्स को सेंट्रलाइज सिस्टम प्रोवाइड करती है। लाइक आई हैव वन सर्वर वेयर माई एक्टिव डायरेक्टरी इज बीइंग इंस्टॉल्ड ऑन दैट सर्वर। उस सर्वर के ऊपर मेरे पास यूजर्स का, कंप्यूटर्स का डेटाबेस है। तो वो जो सर्वर है वो मेरे सारे रिसोर्सेज को मैनेज करेगा, किसको एक्सेस देना है, किसको ऑथेंटिकेट करना है, सेट ऑफ यूजर्स को एक्सेस देना है कि नहीं देना है, ओके? सो जिस सर्वर के ऊपर मेरी एक्टिव डायरेक्टरी की डोमेन सर्विस रन होती है उस सर्वर को हम डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं। सो सपोज आई हैव वन यूजर इन माई एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, दैट यूजर इज ABC विच आई हैव क्रिएटेड, यू हैव सीन। एंड दिस यूजर वो ये जो यूजर है ये ऑथेंटिकेट करना चाहता है एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के अंदर। तो जो डोमेन कंट्रोलर होगा, वो जो डोमेन कंट्रोलर है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, ये एक ऐसा कंट्रोलर है जो मेरी एक्टिव डायरेक्टरी को मैनेज करता है। तो जितने भी यूजर्स की रिक्वेस्ट आएंगी उन सबको ऑथेंटिकेट करेगा और उन सबको डोमेन के अंदर लॉगिन करने के लिए अलाउ करेगा, राइट? एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेट एंड ऑथराइज ऑल यूजर्स एंड कंप्यूटर्स इन विंडोज डोमेन टाइप नेटवर्क। ऑथेंटिकेट का मीन्स एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर अगर कोई यूज़र है, अगर वो एक्टिव डायरेक्टरी के पास आता है कि मुझे डोमेन के अंदर लॉगिन करना है, मुझे विंडोज 7 डेस्कटॉप के अंदर लॉगिन करना है, तो जैसे ही मैं यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करता हूँ, जैसे ही मैं ओके करता हूँ, तो एक्टिव डायरेक्टरी के पास वो रिक्वेस्ट जाती है। एक्टिव डायरेक्टरी उस रिक्वेस्ट को चेक करता है अपने डेटाबेस के अंदर, जो रिक्वेस्ट आई है वो वैलिड यूज़र से है, उसका पासवर्ड वैलिड है कि नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन एक्टिव डायरेक्टरी जो सर्वर है, जो डोमेन कंट्रोलर है, उसी यूज़र को ऑथेंटिकेट कर देगा, राइट? उसके बाद ऑथोराइजेशन क्या होता है, सपोज आई हैव ए यूज़र एंड मेरे इन्वायरमेंट के अंदर फाइल सर्वर भी है और मेरा जो एडमिन है एक्टिव डायरेक्टरी का, उसने मुझे फाइल सर्वर के ऊपर एक्सेस दे रखा है। तो आई एम लॉग्ड इन टू डोमेन नेटवर्क आफ्टर एंटरिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड, बट मुझे क्या क्या चीज़ें एक्सेस हो सकती हैं, मुझे किस किस चीज़ के ऊपर परमिशन है, तो वो जो परमिशन है दैट इज़ ऑल्सो बिंग मैनेज्ड बाय एक्टिव डायरेक्टरी, उसको हम ऑथोराइजेशन बोलते हैं। तो मुझे क्या क्या चीज़ों के लिए मैं ऑथराइज्ड हूँ नेटवर्क के अंदर, मैं फाइल सर्वर को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज्ड हूँ, मैं प्रिंटर सर्वर को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज्ड हूँ, मैं फोल्डर शेयर को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज्ड हूँ। सो दिस इज़ व्हाट ऑथराइजेशन इज़, राइट? सो एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो LDAP वर्जन 2 एंड 3 को यूज करती है। सपोज मेरे पास एक एप्लीकेशन है और सपोज मेरे पास एक एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है मेरे इंटरनल नेटवर्क के अंदर, या कहीं भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है वो मेरी एक्टिव डायरेक्टरी से यूज़र्स और कंप्यूटर्स अकाउंट की इन्फॉर्मेशन उठाना चाहती है। तो वो जो प्रोटोकॉल यूज़ करेगी उस इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस से, वो इन्फॉर्मेशन जो गेट की जाएगी उसके लिए यूज़ होता है LDAP प्रोटोकॉल।
LDAP इज़ लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो डायरेक्टरी को एक्सेस करता है, राइट। सो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ऑथेंटिकेशन के लिए वी हैव Kerberos प्रोटोकॉल। अर्लियर वी वर कॉलिंग इट NTL, नेटवर्क लेवल authentication protocol. So now Microsoft has developed Kerberos protocol after server 2000, right? एक्टिव डायरेक्टरी एक मल्टी मास्टर मॉडल है। एक्टिव डायरेक्टरी मल्टी मास्टर मॉडल का मतलब क्या है? सपोज मेरे पास 4 लोकेशन है, दिल्ली में है, बैंगलोर में है, US में है, जर्मनी में है। मेरे पास 4 लोकेशन है और 4 लोकेशन में मेरे पास हर जगह पे मेरे पास एक एक डोमेन कंट्रोलर है, राइट। सो मेरे जो यूज़र जर्मनी में बैठे हैं, जो यूज़र US में बैठे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो यूज़र US में बैठे हैं और वो यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए दिल्ली आएंगे, क्योंकि मैंने जब वहाँ पे डोमेन कंट्रोलर US के अंदर डिप्लॉय किया है, तो उनको अगर कोई भी चेंज करना है, उनको अगर उसमें लॉगिन करना है, अगर डोमेन में एक्सेस करना है, तो सारी जो रिक्वेस्ट हैं वो जो है मेरी वो लोकल US के अंदर जो डोमेन कंट्रोलर है उसके थ्रू सक्सेसफुल हो सकती हैं, उसके थ्रू ऑथेंटिकेट हो सकती हैं, क्योंकि एवरी डोमेन कंट्रोलर इन एक्टिव डायरेक्टरी इज इन राइटेबल मोड, राइट। So this is what Active Directory multi-master model is. So moving on to Active Directory की हिस्ट्री के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि Active Directory की हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई थी। 1998 के अंदर एक ITU और ISO ने मिलकर एक टीम डेवलप किया था और एक सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड बनाए थे। उस स्टैंडर्ड का नाम था X500। उस स्टैंडर्ड के अंदर जैसा कि हमको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो X500 मॉडल को सपोर्ट करती है, राइट। X500 मॉडल का जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एक ऐसी डायरेक्टरी होगी जिसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी वो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्फॉर्मेशन को स्टोर होगी। तो जो भी डायरेक्टरी सर्विस X500 कॉन्सेप्ट या मॉडल को यूज़ करेगी उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी वो हायरार्किकल इन्फॉर्मेशन के अंदर स्टोर होगी, राइट। X500 के अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स भी हैं, जिसका पहला जो प्रोटोकॉल था वो था डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, राइट। वो जो प्रोटोकॉल था वो X500 डायरेक्टरी के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। बट हुआ क्या कि जो DAP प्रोटोकॉल था उसके अंदर कुछ इश्यूज़ थे, क्योंकि वो जो प्रोटोकॉल था वो TCP/IP को सपोर्ट नहीं करता था। तो इसलिए लेटर ऑन ये जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी इन्होंने एक नया प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया। प्रोटोकॉल का नाम था LDAP और वो जो प्रोटोकॉल था वो X500 मॉडल के साथ TCP/IP मॉडल को सपोर्ट करने लग गया। और जिस मॉडल के अंदर जो डेटा था वो स्टोर होता था ऑब्जेक्ट और एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में, जो आपको मैंने भी दिखाया कि जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट की डायरेक्टरी के अंदर जो डेटा स्टोर होता है विच इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इन 1980 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम MSNet इंट्रोड्यूस किया। उस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को आज के नेटवर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर, जिसके अंदर यूज़र्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो सेंट्रल रिपोजिटरी की तरह काम करते हैं, राइट। मेरे पास कलेक्शंस ऑफ यूजर्स हैं, कलेक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं, एनीवेयर दे कैन सेट, राइट। मैंने यूज़र जो अकाउंट है वो क्रिएट किया दिल्ली में। इफ़ आई एम इन US आई कैन लॉग इन इनटू माय डेस्कटॉप, आई कैन लॉग इन इनटू डोमेन नेटवर्क। सो दिस इज़ व्हाट सेंट्रल रिपोजिटरी इज, राइट। तो उसके बाद इन लोगों ने NOS के बाद जो दे रिलीज NOS कॉल्ड द लैन मैनेजर, उन्होंने एक NTLM यूज़ किया। NTLM जो था वो एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल था जो विंडोज़ 95 और 98 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने 99 के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी को इंट्रोड्यूस किया और उसका जो फर्स्ट वर्जन था वो था विंडोज सर्वर 2000 के अंदर। इसका पहला वर्जन था जो विंडोज सर्वर 2000 के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी को इंट्रोड्यूस किया गया। और बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने उसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया, उसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी ऐड की और फिर विंडोज सर्वर 2000 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ फंक्शनैलिटी के साथ आया और 2008 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस को बदल कर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस कर दिया। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के एक्टिव डायरेक्टरी की कुछ हिस्ट्री थी। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे बताता हूँ कि हम एक्टिव डायरेक्टरी को डिप्लॉय करने से फ़ायदा क्या होगा, राइट। सो एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है फॉर मैनेजिंग यूजर्स कंप्यूटर एंड अदर रिसोर्स ऑन द नेटवर्क। मीन्स सपोज आई हैव वन सर्वर on my network
मेरे पास एक एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर है, तो उस एक्टिव डायरेक्टरी के सर्वर्स के अंदर मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैन स्टोर राइट इन एक्टिव डायरेक्टरी. तो सपोज आई हैव 1000 यूजर ऑब्जेक्ट इन एक्टिव डायरेक्टरी in that one server. So user is sitting anywhere, like he is sitting in US, he is sitting in Delhi. So user can access the resource, user can log in into the domain, and to all users count and to computer account जो है वो हम सारे के सारे एक ही सर्वर से मैनेज कर सकते हैं कि यूज़र अकाउंट के ऊपर पॉलिसी कैसी लगनी चाहिए, यूज़र अकाउंट का ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, कंप्यूटर अकाउंट का ऑथेंटिकेशन कैसे होगा. तो दिस इज़ व्हाट सेंट्रलाइज सिस्टम इज़. एक ही कंप्यूटर से, एक ही सर्वर से हमारे पास एक मैनेजमेंट कंसोल होता है जिसके अंदर हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं. ADDS के कुछ फीचर्स हैं. सेंट्रल डायरेक्टरी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, सेंट्रल डायरेक्टरी एक ऐसी डायरेक्टरी सर्विस जो सेंट्रली मैनेज्ड होती है. सिंगल साइन ऑन एक्सेस, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, सिंगल साइन ऑन एक्सेस. इट मीन्स सपोज आई हैव 10 एप्लीकेशन इन माई एनवायरनमेंट और मैं चाहता हूँ कि वो 10 की 10 एप्लीकेशन जो है वो मेरे एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस तो यूज़ करे ही करे, बट मेरे एक्टिव डायरेक्टरी का साथ साथ मेरे एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र और एक्टिव डायरेक्टरी के जो यूज़र्स हैं उनका जो पासवर्ड है वो 10 की 10 एप्लीकेशन के अंदर सेम यूज़र नेम और सेम पासवर्ड रहे. तो दिस इज़ व्हाट सिंगल साइन ऑन एक्सेस. तो मैं आपको सिंगल साइन ऑन एक्सेस की वीडियोस बहुत ब्रीफ में आगे भी बताऊंगा, बट सिंगल साइन ऑन का मतलब यही है कि अगर मेरे पास मल्टीपल एप्लीकेशन है, उन एप्लीकेशंस के अंदर अगर मुझे सिंगल यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना है तो आई कैन डू थ्रू एक्टिव डायरेक्टरी. राइट, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी. सो एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो बहुत सिक्योर भी है, हम कह सकते हैं उसके अंदर सिक्योरिटी जो है वो इनबिल्ट है. राइट, स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी मतलब चेंजेस जो हैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर किसी भी सर्वर के ऊपर चेंज हो सकता है और बाद में वो चेंज जो एक दूसरे सर्वर के ऊपर रेप्लिकेट हो जाता है. तो एवरी सर्वर इन एक्टिव डायरेक्टरी इज बीइंग ट्रीटेड एज एन राइटेबल एक्टिव डायरेक्टरी. राइट, कॉमन मैनेजमेंट इंटरफेस मीन्स अगर मेरे पास 5 एक्टिव डायरेक्टरी के सर्वर हैं तो मैं किसी भी सर्वर से किसी भी एक सर्वर से सारे यूजर्स कंप्यूटर्स को मैनेज कर सकता हूँ. तो देयर इज़ ए कॉमन मैनेजमेंट इंटरफेस ऑन ऑल 5 सर्वर विच इज़ सेम. सो हर एक सर्वर के ऊपर मेरा जो मैनेजमेंट इंटरफेस है वो सेम रहेगा. तो मुझे किसी भी सर्वर के ऊपर ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे सर्वर पे जाऊँ और वहाँ जाके अगर मैं चेंज करूँगा तो किसी और सर्वर पे नहीं जाएगा. किसी भी सर्वर के ऊपर मैं चेंज करूँगा तो द चेंजेस वुड रिफ्लेक्ट इन टू अदर सर्वर. राइट, सो देर आर मैनी मोर रीजन्स बट दीज आर सम critical reason to use Active Directory in the domain environment. Right. अब सेंट्रलाइज नेटवर्क मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ कि उसका एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर उसका क्या हेल्प हो सकती है. सिंगल लोकेशन एज सेट ऑफ टूल्स फॉर मैनेजिंग यूजर ग्रुप एंड अकाउंट्स. एक लोकेशन के ऊपर बहुत सारे टूल्स हैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जिसके थ्रू हम यूजर्स एंड कंप्यूटर्स को और ग्रुप अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं बाय सिटिंग एट वन लोकेशन. अगर मेरे पास बहुत सारी लोकेशंस के ऊपर डोमेन कंट्रोलर है तो ऐसा नहीं है कि मुझे हर लोकेशन पे जाना पड़ेगा और वहाँ जाके मुझे उस एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के अंदर लॉगिन करके और फिर मुझे उस सर्वर को मैनेज करना पड़ेगा. मैं कहीं भी बैठकर किसी भी सर्वर, किसी भी एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के ऊपर बैठकर मैं कहीं किसी भी लोकेशन का एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर को मैनेज कर सकता हूँ. सिंगल लोकेशन फॉर असाइनिंग एक्सेस टू शेयर्ड नेटवर्क रिसोर्सेज. अगर मेरे पास फाइल सर्वर हैं, मेरे पास प्रिंटर सर्वर हैं, उनको एक्सेस अगर मुझे प्रोवाइड करना है तो मैं एक लोकेशन पे बैठकर उन सारे रिसोर्सेज को एक्सेस प्रोवाइड कर सकता हूँ. डायरेक्टरी सर्विस फॉर ADDS इनेबल्ड एप्लीकेशंस. इस पॉइंट के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ADDS इनेबल्ड एप्लीकेशंस तो होता क्या है कि मेरे पास इन्वायरमेंट में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं. सपोज़ मेरे पास वेबसेंस है, सपोज़ मेरे पास जैबर है, सिस्को जैबर है, और मेरे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं. अगर वो एप्लीकेशन मेरी एक्टिव डायरेक्टरी को समझती हैं या अंडरस्टैंड करती हैं तो मेरी जो एक्टिव डायरेक्टरी है उन सारी एप्लीकेशन को डायरेक्टरी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, उन सारी सर्विसेज को डेटाबेस प्रोवाइड कर सकती है, सो दैट दे कैन यूज़ दैट यूज़र अकाउंट एंड कंप्यूटर अकाउंट इन देयर एप्लीकेशन एंड प्रोवाइड एक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ दैट यूज़र अकाउंट एंड कंप्यूटर अकाउंट. राइट. Options for configuring security policy then apply to all users and computers. एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू हम एक लोकेशन से बैठकर हमारे ग्लोबल जितने भी यूजर्स अकाउंट है, कंप्यूटर अकाउंट है, उन सब के ऊपर हम सिक्योरिटी पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हैं. राइट. ग्रुप पॉलिसी टू मैनेज यूजर डेस्कटॉप एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स. डेस्कटॉप्स के ऊपर हम ग्रुप पॉलिसी लगा सकते हैं, उनके ऊपर सिक्योरिटी सेटिंग्स लगा सकते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट के थ्रू और सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के थ्रू जो एक्टिव डायरेक्टरी हमें प्रोवाइड कर रहा है. सो दीज आर सम ऑफ द benefits of centralized network management.
सो मूविंग ऑन टू नेटवर्किंग मॉडल्स क्या होते हैं। अभी तक हमने बात किया कि डोमेन के अंदर यूज़र्स ऐड करेंगे, डोमेन के अंदर हम कंप्यूटर ऐड करेंगे, डोमेन के अंदर यूज़र्स मेरे लॉगिन करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं कि डोमेन एग्जैक्टली होता क्या है। और उससे पहले अगर हमारे पास डोमेन इन्वायरमेंट नहीं था तो वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट था जो वो कैसे काम करता था। तो वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी सर्वर हैं, वो मेरे सब इक्वली होते हैं, राइट। सो हर एक का अपना सैम डेटाबेस होता है, हर एक के अपने यूजर्स काउंट्स होते हैं, हर एक के अपने एक्सेस प्रिविलेज होती हैं। तो वर्क ग्रुप के अंदर हम बीच में कोई भी सर्वर का एक्सेस यूज नहीं करते, कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं होता विच विल मैनेज दोज ओल्ड डेस्कटॉप्स, ओल्ड सर्वर्स और एप्लीकेशन सर्वर्स, प्रिंटर्स। तो हमारे पास कोई भी सेंटर में कोई भी सर्वर नहीं होता जिसको मैनेज कर रहा हो, सब इंडिविजुअली काम कर रहे होते हैं, राइट। ऑल्सो नोन एज पीयर टू पीयर। इसका मतलब ये है कि एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। कन्वीनियंट फॉर स्मॉल ग्रुप इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये है कि बहुत नज़दीक में जो डेस्कटॉप होंगे, विद इन अ लैन, वी कैन से विद इन अ लैन जो मेरे डेस्कटॉप होंगे, उन डेस्कटॉप्स के अंदर या उस केस के अंदर हम वर्क ग्रुप को यूज़ करते हैं तो वो कन्वीनियंट माना जाता है। ये जो है वर्क ग्रुप में अंदर जो डेस्कटॉप्स होते हैं ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं और हमें कोई भी सेंट्रल सर्वर को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस मॉडल के अंदर सबके अपने रिसोर्स होते हैं, अपना अकाउंट होता है, अपनी सिक्योरिटी होती है। अगर मुझे किसी और डेस्कटॉप के अंदर लॉगिन करना है तो मेरे पास उस डेस्कटॉप के अंदर उस नाम से अकाउंट होना चाहिए। सो विदाउट बीइंग एन अकाउंट इन दैट डेस्कटॉप इन वर्क ग्रुप दैट यूज़र कैन नॉट लॉग इन, राइट। और ये जो वर्क ग्रुप का मॉडल है ये ईजी टू इम्प्लीमेंट है। जैसे कि आपको डायग्राम से पता चल रहा है कि मेरे पास सर्वर 2012 है, सर्वर 2008 है, विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, प्रिंटर है, बट हर एक का अपना अपना अकाउंट है, राइट। और देयर इज़ नो सेंट्रल सर्वर, कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं है यहाँ पर जो इनको मैनेज कर रहा। तो दे इंडिविजुअली दे आर मैनेजिंग देमसेल्फ, राइट। तो दिस इज़ व्हाट वर्क ग्रुप हो। सो उसके बाद अब आती है डोमेन की बारी। डोमेन के अंदर डोमेन का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक सेंट्रल सर्वर होता है जिसका नाम हमें पता है कि एक्टिव डायरेक्टरी बोलते हैं। वो सेंट्रल सर्वर के अंदर हमारे पास यूज़र का कलेक्शन होता है, कंप्यूटर्स का कलेक्शन होता है। तो जितने भी यूज़र्स अकाउंट है, मेरे कंप्यूटर अकाउंट है, वो उस सर्वर के ऊपर मैनेज किए जाएंगे और वहाँ से मैनेज करके मैं किसी भी कंप्यूटर के ऊपर विद इन अ डोमेन, किसी भी कंप्यूटर के ऊपर मैं उस यूज़र अकाउंट से लॉगिन कर सकता हूँ, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस डेस्कटॉप में मैं लॉगिन करूँगा वहाँ पे मेरा पहले डोमेन यूज़र अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि जो ऑथेंटिकेशन जो हो रही है उस डोमेन यूज़र अकाउंट की, वो ऑथेंटिकेशन मेरे सेंट्रल सर्वर से हो रही है। वर्क ग्रुप केस के अंदर वो ऑथेंटिकेशन जो थी वो लोकल डेस्कटॉप पे हो रही थी। तो लोकल डेस्कटॉप के ऊपर अगर ऑथेंटिकेशन हो रही है तो हमारे पास वहाँ उस डेस्कटॉप के ऊपर यूज़र अकाउंट होना चाहिए। बट इन केस ऑफ डोमेन, अगर मेरे पास यूज़र अकाउंट जो है वो रिसाइड ही मेरा एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के अंदर कर रहा है और एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर जो मेरा सेंट्रल सर्वर है, तो यूज़र अकाउंट को उस डेस्कटॉप के ऊपर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट जो है at the time of logon, that authentication request will send to Active Directory server, and after the authentication the user account will get created in that Windows machine, right. So through domain we can control the resources, we can share the resources, अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सिक्योरिटी मैनेज कर सकते हैं जैसे कि परमिशन असाइन कर सकते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। यूजर इज सिटिंग इन दिल्ली, ही कैन ऑल्सो लॉग इन टू अ यूएस डोमेन कंट्रोलर, राइट। एक कंसोल से हम इसको सेंट्रली मैनेज कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें मल्टीपल कंसोल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही कंसोल के अंदर हम थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं भी हम डेस्कटॉप को या कंप्यूटर अकाउंट को या किसी अदर ऑब्जेक्ट को हम मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि एक्टिव डायरेक्टरी जो स्कीमा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, या एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो हमने पहले मैंने दिखाया था, अब मैं आपको प्रैक्टिकल व्यू करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में स्कीमा दिखता कैसा है, राइट। तो एडीडीएस स्कीमा क्या होता है? स्कीमा जो है वो डिफ़ाइन करता है कि हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो ऑब्जेक्ट होंगे उनका टाइप क्या होगा। समझ में आया आपको? मतलब अगर मेरे ऑब्जेक्ट का टाइप यूज़र है तो मेरा स्कीमा डिफाइन करेगा कि जो ऑब्जेक्ट का जो टाइप है वो कौन सा टाइप है। मेरा यूज़र ऑब्जेक्ट है, मेरा ग्रुप ऑब्जेक्ट है, मेरा कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है। तो स्कीमा क्या है? एक आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करता है जिसके अंदर इन बिल्ट क्लासेस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ किस तरह का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन
एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा जो है होल्ड करता है, राइट। स्कीमा जो है वो एक ब्लूप्रिंट है कि हमें किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और किस तरह उस ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है और उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो उस ऑब्जेक्ट को असाइन करने हैं। तो इस एवरीथिंग रिलेटेड टू एट्रीब्यूट्स, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स डिफाइंस इन स्कीमा, राइट। तो यहाँ पे दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट है, एक एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट है। जो क्लास ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि देर आर मल्टीपल क्लासेस विच इज़ बीइंग क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर इनबिल्ट है। मैं आपको दिखाऊंगा उसकी लोकेशन कहाँ है और वो कैसी है। एग्जाम्पल के अंदर यूज़र एक क्लास है, कंप्यूटर एक क्लास है, देर आर मैनी मोर क्लासेस। ऐसे एक एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट है, जो एट्रीब्यूट मैंने आपको बताए थे कि यूज़र का नाम कैसा है, यूज़र का फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, यूज़र का लॉगिन नेम क्या है, तो विच इज़ बीइंग डिफाइंड बाय एट्रीब्यूट्स, तो वो है एट्रीब्यूट्स। सो एट्रीब्यूट्स में मैं आपको दिखाऊंगा इस लैब के अंदर कि क्लासेस, स्कीमा और एट्रीब्यूट्स हम कहाँ देख सकते हैं। तो मैं आपको इससे पहले बताता हूँ कि स्कीमा वर्जन क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है जितने भी विंडोज सर्वर के रिलीज़ लेके आता है, हर विंडोज सर्वर के रिलीज़ के साथ उसका स्कीमा का वर्जन जो है वो चेंज हो जाता है, राइट। अगर आप स्कीमा का वर्जन चेक करना चाहते हो तो आप पावरशेल के ऊपर इस कमांड के थ्रू स्कीमा का वर्जन भी चेक कर सकते हो, और देर आर अदर वेज ऑल्सो टू चेक स्कीमा वर्जन। आई विल शो यू इन ए लैब। स्कीमा के वर्जन रिलीज़ अब तक जो माइक्रोसॉफ्ट ने किए हैं, विंडोज़ 2000 जो है उसका स्कीमा वर्जन जो 13 था, और लेटेस्ट जो है 2019 जिसका स्कीमा वर्जन जो है वो 88 है, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट का एक्टिव डायरेक्टरी का जो स्कीमा है वो एग्जैक्टली में दिखता कैसा है। स्कीमा जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर डिसेबल होता है। स्कीमा का जो कंसोल होता है उसको इनेबल करने के लिए हम लोगों को ये कमांड रन करनी पड़ती है। इस कमांड को रन करने के बाद ये कमांड क्या करती है, एक DLL फाइल को रजिस्टर कर देती है। उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारा जो स्कीमा है उसका जो MMC कंसोल है वो हम देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्कीमा का स्नैपिन आ गया है। मैंने इसको ऐड किया, मैंने ओके किया, तो दिस इज़ व्हाट स्कीमा कंसोल। एक्टिव डायरेक्टरी का जो स्कीमा होता है, सी एक्टिव डायरेक्टरी के स्कीमा के अंदर क्लास हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। क्लास टाइप के ऑब्जेक्ट हैं और एट्रीब्यूट्स टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। तो हमने बात की है यहाँ पे एग्जांपल यूज़र क्लास और कंप्यूटर क्लास। तो लेट मी टेक यू टू यूज़र क्लास। मैं आपको यूज़र क्लास के पास ले जाता हूँ। ये मेरी यूज़र क्लास है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कर रखा है, ऐसे जिस टाइप का ऑब्जेक्ट मेरे को क्रिएट करना है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, तो माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ इनबिल्ट क्लासेस बना रखी हैं। उन क्लासेस के बेस के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे वो इन्फॉर्मेशन उस एट्रीब्यूट्स के साथ असाइन हो जाएगी, और वो एट्रीब्यूट और वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, राइट। एंड लेट मी टेक, दिस इज द यूज़र क्लास, लेट मी टेक यू द कंप्यूटर क्लास ऑल्सो। दिस इज कंप्यूटर क्लास, right? It has some attributes, right? That I told you, class has some attributes. So these are some attributes which this class has, right? So there are multiple classes. जिस टाइप का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस टाइप की जो क्लास है वो इंटरनली कॉल होगी, और कॉल होने के बाद सी here we have print q. So these are number of classes that Microsoft has inbuilt into Active Directory, and on the basis of the object, किस टाइप का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं क्लास कॉल हो जाएगी। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। मैं आपको लेके चलता हूँ यूज़र लॉगिन नेम में, जो मैंने आपको दिखाया था, यूज़र अकाउंट कंट्रोल। See, so this is the attribute. So these are some attributes defined by Microsoft inbuilt. They are part of the class, and on the basis of the object we create, these attributes defines their value in that particular attribute, right? There is a other way to access schema also. Let me show you. Any type, sorry,
ADSI मैंने कनेक्ट किया, मैंने स्कीमा के साथ कनेक्ट किया, मैंने ओके किया। सी here we have class, here we have attributes, right? सो मैं आपको और अच्छे से इन क्लासेस और एट्रीब्यूट स्कीमा के बारे में बताऊंगा। मैंने अभी के लिए आपको सिर्फ बेसिक बताया है कि स्कीमा क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होता है। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ये कवर करने की कोशिश किया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगे तो मुझे बताइए। तो मूविंग ऑन टू ऑब्जेक्ट के बारे में हम जैसे कि पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो मेरा यूज़र है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है एंड collections of attributes will make one object, right? आप देख सकते हैं कि जितने भी जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएटेड हैं, ऑब्जेक्ट का टाइप जरूर बदला है और ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइप दैट ऑब्जेक्ट हैज आल्सो चेंज्ड, राइट? दिस इज द टाइप ऑफ यूजर। सो ये जो ऑब्जेक्ट है वो यूज़र क्लास से कॉल हुआ, अगर ये ग्रुप है तो वो ग्रुप क्लास से कॉल हुआ, अगर वो कोई कंप्यूटर है या कुछ और है तो उस टाइप की क्लास के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, राइट? सो लेट मी टेक यू टू attributes that I have shown you. Its attribute is being defined in the classes on the basis of what value we assign at the time of creation of object. Those values will be assigned to the class attributes. उसके पैरेलली जैसे मैंने आपको दिखाता हूँ, मैंने जब फर्स्ट नेम की वैल्यू वहाँ पे असाइन किया था ABC के अंदर, तो उस एट्रीब्यूट्स को किसके साथ माइक्रोसॉफ्ट ने मैच किया। सी तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो फर्स्ट नेम को एट्रीब्यूट्स के अंदर एज ए गिवन नेम की तरह समझता है। इसका मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है विच वांट टू एक्सेस LDAP क्वेरी और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहती है, तो वो जो एक्सेस करेगी, दिस इज़ द LDAP पोर्टल, राइट? दिस इज़ द LDAP पोर्टल। तो मुझे फर्स्ट नेम के थ्रू और लास्ट नेम के थ्रू, डिस्प्ले नेम के थ्रू उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना पड़ेगा, राइट? और इनबिल्ट जो हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो फर्स्ट नेम जो मेरा एट्रीब्यूट है उस वैल्यू को जो असाइन किया है वो गिवन नेम के पैरेलल में असाइन कर दिया है बैकग्राउंड में। सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स विच इज़ बीइंग डिफाइंड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन पर्टिकुलर क्लासेस। हर एक एट्रीब्यूट का अपना एक LDAP का नेम है, ओके? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट नेम इज स्टोर्ड इन एट्रीब्यूट कॉल गिवन नेम एंड सेकेंड नेम एज सरनेम। फर्स्ट नेम O365 is stored as given name O365, right? तो मूविंग ऑन टू एक्टिव डायरेक्टरी का जो डेटाबेस होता है, एक्टिव डायरेक्टरी का जो डेटाबेस है, उस डेटाबेस का जो डेटा एक्टिव डायरेक्टरी का वो हायरार्किकल फैशन के अंदर स्टोर होता है। तो हायरार्किकल फैशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इस फॉर्म के अंदर वो डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्री। So we have domain name, we have OU, organizational unit, that I will cover it later on. Then we have user accounts, then we have computer accounts. In this way Microsoft store its data in Active Directory database. और जो फाइल है जिसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस स्टोर होता है, उस फाइल का नाम है ntds.dat और जिसकी फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम डॉट डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन ट्री, राइट? दिस फाइल लोकेशन, ये फाइल जो लोकेशन है, इस फाइल लोकेशन को हम चेंज भी कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड भी करता है कि आप इस फाइल लोकेशन को चेंज करिए, किसी और हार्ड डिस्क के पार्टीशन के ऊपर आप इस फाइल को लगाइए। तो जो पाथ है, बाय डिफ़ॉल्ट जो पाथ है एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने के बाद, वो सी के अंदर विंडोज़ में NTDS फोल्डर के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीपल एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस की फाइल्स हैं। मैं आपको बताता हूँ कि सारी फाइल का मतलब क्या होता है। सबसे पहली फाइल जो है ntds.dat, ये वो एक्चुअल फाइल है जिसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस स्टोर होता है, जिसके अंदर आपके यूज़र अकाउंट स्टोर होते हैं, कंप्यूटर अकाउंट स्टोर होते हैं, डोमेन रिलेटेड डेटा जो है आपका वो इस वाली फाइल के अंदर स्टोर होता है। edb.log जो है उन चेंजेस को रिकॉर्ड द चेंजेस विच विल बी कमिटेड टू डेटाबेस। जो चेंजेस मेरे डेटाबेस के अंदर कमिट होने वाले हैं उनकी रिकॉर्ड को रखता है अपने अंदर edb.log। edb.check जो है कीप ट्रैक ऑफ कमिटेड ट्रांजेक्शन फ्रॉम लॉग फाइल्स।
यहाँ से जो चेंजेस उसने डेटाबेस के अंदर होने वाले हैं edb.log फाइल के अंदर, उसने बोला कि हाँ ये चेंज होने वाला है, तो edb.check जो है उनका ट्रैक करता है कि कौन सी जो ट्रांजेक्शन्स हैं कमिटेड हो चुकी हैं, राइट। temp.edb जो है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है प्रोग्रेस में जो मेरी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको, इनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। res1.res2.log ये फाइल आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगी, ये फाइल आपको तभी यहाँ पे दिखेंगी जब edb.log जो है मेरी फ़ाइल, इसका साइज़ जब फुल हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट इसको 10 MB असाइन करता है बाय डिफ़ॉल्ट। जब जो लॉग की जो एंट्री है edb.log की जो एंट्री है, जब वो फाइल फुल हो जाती है तो उसके बाद ये फाइल जो है res1.log इन फाइल के अंदर उस डेटा को या उस लॉग फाइल को स्टोर किया जाता है। तो दिस इज़ a basic overview of Active Directory introduction। इन बहुत मैंने इजी तरीके से बताया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगती है इसके अंदर तो आप मुझे ईमेल करिए, मुझे बताइए, मुझे कमेंट करिए, मैं आपके उस डाउट को क्लियर भी करूँगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं या मैं आपको लगता है कि कुछ और अपडेट करने की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।